राजस्थान के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मध्य प्रदेश में पार्टी के पक्ष में करेंगे जनसभा। कल राजस्थान में पार्टी के पक्ष में करेंगे प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन पर प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। कहा, कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के जीवन के बारे में जानने का मिलेगा मौका। केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल पर लगाई मुहर। भाजपा महिला मोर्चा ने मनाया जश्न। कहा, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही मोदी सरकार। उत्तराखंड एसटीएफ की गिरफ्त में दीपक सिसोदिया अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का है करीबी। भारत नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार। मुंबई में पत्रकार जेडी की हत्या का है दोषी। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मसूरी कांग्रेस कमेटी और राज्य आंदोलनकारी संगठन ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की पुण्यतिथि पर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कैंडल मार्च निकालकर अंकिता भंडारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि 1 साल बीत जाने के बाद भी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया है और उसके परिजन आज भी न्याय की आस लिए दर दर भटक रहे हैं। साथ ही कहा कि उस वीआईपी का नाम भी उजागर किया जाना चाहिए जिसे बचाने के लिए सरकार इस हत्याकांड का खुलासा नहीं होने दे रही है। आज सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूं अंकिता को कि उसने उन लोगों का विरोध करा जो इस राज्य की असीमता से खेल रहे हैं। लगातार उसके बाद प्रदेश के अंदर कई और इस तरह के घटनाक्रम हुए, महिलाओं के साथ छेड़छाड़। सरकार वर्ष भर बीत जाने के बाद अभी तक के कातिलों का, उनके दोषियों का अभी तक पता नहीं कर पाए। बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि सन 1994 के घटनाक्रम के बाद नारे लगते रहे कि शहीदों हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। हमेशा समय दिया जा रहा है। क्षैतिज आरक्षण का मामला जो यहाँ के बेरोजगार और शिक्षित नौजवानों के लिए सरकार के द्वारा एक व्यवस्था दी गई थी, उस पे फुटबॉल बनाया जा रहा है। कभी सदन को भेजा जा रहा है, कभी प्रवर समिति बनाई जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य है। हमें तो इस लगता है कि इस प्रदेश के अंदर न्याय खत्म हो चुका है और लगातार यहाँ के मूल निवासियों के साथ शोषण किया जा रहा है। हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता को अपनी नम आंखों से उनकी 1 वर्ष की जो पुण्यतिथि है उस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वहीं दूसरी ओर आज 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन जो कातिल हैं अंकिता के वो आज भी कानून के दायरे से बाहर हैं। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रदेश सरकार आखिर 1 साल से क्या कर रही है? उनसे ये सवाल है कि आज तक वो हत्यारे कहाँ छुपे बैठे हैं, क्यों उनका नाम नहीं खोला जा रहा है? कांग्रेस पार्टी पिछले 1 साल से लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है, पूछ रही है कि अंकिता के हत्यारों का नाम बताओ, अंकिता के हत्यारों को सजा दो। आखिर अंकिता को कब न्याय मिलेगा और उस वीआईपी का नाम कब बताएगी पुलिस? हम इन सभी सवालों को लेकर आज फिर यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं अंकिता को। और हम आज भी उससे शर्मिंदा हैं कि अंकिता, तेरे कातिल आज भी जिंदा। डोईवाला तहसील के रामनगर डांटा गांव में एक ग्रामीण के घर के आंगन में बने गड्ढे का रहस्य गहराता जा रहा है। 3 साल पहले भी घर के आंगन में एक गड्ढा दिखाई दिया था, जिसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद तत्कालीन एसडीएम ने 50 ट्रॉली मिट्टी भरकर गड्ढे को बंद कर दिया। एक बार फिर गड्ढा दिखने से लोग दहशत में हैं। वहीं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने तहसीलदार सोहन सिंह रांगट से एक बार फिर मदद की गुहार लगाते हुए उक्त गड्ढे के रहस्य से छुटकारा दिलाने की मांग की है। हुआ है उसकी जियो फिजिकल टीम को दिया है, सर्वे ऑफ इंडिया को दिया है, उन्होंने चेक करने के लिए लेटर लिखा है और मृदा जांच के लिए लेटर लिखेंगे। उसकी एक कॉपी वो हमें देंगे और हमारी सरकार से ये गुहार है कि उसको जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि उसका सर्वे किया जाए कि वहाँ पर है क्या। गड्ढा कब हुआ था? ये गड्ढा 2020 में हुआ था। उसके बाद इसको 40 ट्रक उसमें भरे गए
और उसके बाद 2021 में दोबारा गड्ढा हुआ जो कि 4 से 5 फीट का हुआ था, उसको दोबारा घर के लोगों ने भरा है। उसके बाद 2022 में फिर गड्ढा हुआ था, उसको भी घर के लोगों ने भरा है उसको। इस बार 2023 में फिर वो गड्ढा हो गया जो कि 3 से 3.5 फीट गहरा धंसाव आ गया है उसमें। तो हम सरकार से चाहते हैं कि वह निरीक्षण किया जाए कि उस घर को या जान माल को नुकसान है कि क्या है, उसको एक बार चेक करके। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ढाना पहुंचे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उनकी अगवानी की है। सीएम धामी आज खुरई में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। महापौर संगीता सुशील तिवारी, निगम आयुक्त मौजूद हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ढाना पहुंचे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगवानी की है। सीएम धामी आज खुरई में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। महापौर संगीता सुशील तिवारी, निगम आयुक्त भी मौजूद हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ढाना पहुंचे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगवानी की। सीएम धामी आज खुरई में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। और आपको बता दें, महापौर संगीता सुशील तिवारी के साथ ही निगम आयुक्त भी मौजूद हैं। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता हत्याकांड को 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस दौरान पूर्व सैनिक, उत्तराखंड महिला मंच, राज्य आंदोलनकारी मंच, स्वराज सेवा दल, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता और उत्तराखंड बेरोजगार संघ जैसे कई संगठन ने राजधानी देहरादून में कैंडल मार्च निकालकर परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए और अंकिता को न्याय दिए जाने की मांग उठाई। वहीं इस दौरान यूकेडी नेत्री मीनाक्षी घिडियाल, कांग्रेस नेत्री सुजाता पॉल समेत कई जनप्रतिनिधियों ने सरकार से अंकिता को न्याय दिलाने की बात कही है। मेरी सरकार से यही मांग है कि मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और पुलकित को फांसी मिले, ताकि दोबारा हमारे इस उत्तराखंड में ऐसी घटना कभी न हो। जिस तरह से मुझ पे बीत रही है, मैं नहीं चाहती कि कभी किसी माँ के साथ ऐसा हो। आरटीआई एक्टिविस्ट विजय वर्धन डंडरियाल ने देहरादून में आरटीओ की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताया है। डंडरियाल का कहना है कि देहरादून आरटीओ का ट्रांसफर पौड़ी से 25 नवंबर 2021 को देहरादून में हुआ और 25 अक्टूबर 2022 को उनका प्रवर्तन से प्रशासन में ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि मात्र 1 वर्ष के भीतर हुआ है और यह नियम विरुद्ध है, जबकि इसके पात्र पूर्व आरटीओ शैलेश तिवारी थे। चौरासी घंटा मंदिर के पास में एक मोटरसाइकिल 2 व्यक्ति जाते हुए दिखाई दिए टीम को, तो इनके द्वारा जो है उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक जो मोटरसाइकिल के नीचे गिर गया और दूसरा आदमी तेजी से वो मोटरसाइकिल भगा करके ले गया। जो वहाँ पर व्यक्ति गिरा था उसको हमारी टीम के द्वारा घेरा गया और उससे जो है गहनता से पूछताछ की। तो जितनी भी ये गदरपुर क्षेत्र में गुल्लकों से चोरी हुई गुरुद्वारों में, सभी चोरियों को करने में उसका हाथ होना या उसका प्रयास होना उसके द्वारा जो है उसमें कबूला है। इसके पास से जो सकनिया में गुरुद्वारे से चोरी हुई है उसमें से 16,608 रुपया नगद और 1178 रुपये के सिक्के और 4 जो है गुल्लक इसे बरामद हुए हैं, जो पूर्व में और रुपये हैं इसमें, और ये 315 बोर का तमंचा और एक उसका जिंदा कारतूस इसे बरामद हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट विजय वर्धन डंडरियाल ने देहरादून में आरटीओ की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताया है। गदरपुर के गुरुद्वारों में गुल्लक चोरी होने के मामले का गदरपुर पुलिस ने खुलासा किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि गदरपुर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी 2 युवक एक बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर वे गिर गए और एक युवक बाइक लेकर भागने में सफल हो गया और दूसरे युवक को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। जब उससे भागने का कारण पूछा गया तो उसने कई आपराधिक मामलों में खुद को लिप्त बताया। गदरपुर पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तब उसने गुरुद्वारे में हो रही चोरी स्वीकार की। आरोपी के पास से नकदी समेत एक तमंचा और 3 गुल्लक बरामद की गई है।
आज जो है 84 मंदिर के पास में एक मोटरसाइकिल 2 व्यक्ति जाते हुए दिखाई दिए टीम को। तो इनके द्वारा जो है उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक जो मोटरसाइकिल के नीचे गिर गया और दूसरा आदमी तेजी से वो मोटरसाइकिल भगा करके ले गया। जो वहाँ पर व्यक्ति गिरा था उसको हमारी टीम के द्वारा घेरा गया और उससे जो है गहनता से पूछताछ की। तो जितनी भी ये गदरपुर क्षेत्र में गुल्लकों से चोरी हुई गुरुद्वारों में, सभी चोरियों को करने में उसका हाथ होना या उसका प्रयास होना उसके द्वारा जो है उसमें कबूला है। इसके पास से जो सकनिया में गुरुद्वारे से चोरी हुई है उसमें से 16,608 रुपया नगद और 1178 रुपये के सिक्के और 4 जो है गुल्लक इसे बरामद हुए हैं, जो पूर्व में और रुपये हैं इसमें। और ये 315 बोर का तमंचा और एक उसका जिंदा कारतूस इसे बरामद हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे धनौरी से खबर का, जहां पीजी कॉलेज में रोवर्स रेंजर्स के 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह आयोजित हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि महाविद्यालय के सचिव आदेश कुमार रहे और इस अवसर पर मुख्य अतिथि आदेश कुमार ने कहा कि नैतिक आदर्शों के संरक्षण और चरित्र निर्माण में रोवर्स रेंजर्स महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मानव समाज की सेवा करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। प्राचार्य डॉक्टर सरोही ने कहा कि हमारे पूजनीय धर्म ग्रंथों में मानव सेवा को ही सच्चा धर्म बताया गया है और यही रोवर्स रेंजर्स का मूल मंत्र भी है। वही मुख्य अतिथि ने समस्त गतिविधियों का निरीक्षण भी किया। डॉक्टर पृथ्वी सिंह विकसित कॉलेज में हमारे धनौरी पीजी कॉलेज धनौरी के बच्चों ने रोवर्स रेंजर्स कैंप लगाया 4 दिवसीय। इसी का समापन समारोह था। इस समारोह में बच्चों ने यहाँ टेंट लगाए, जंगल में या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में या कहीं जहाँ लड़ाई का मैदान में हमारी सेना लड़ रही हो वहाँ इस तरीके का कार्यक्रम टेंट लगाने का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको ढंग से बताया और समझाया कि कैसे हम लोगों को वहाँ कैंप लगाना चाहिए। उसी के संदर्भ में आज ये कैंप का समापन समारोह। उत्तराखंड में अक्टूबर से धान की खरीदी होगी। सरकार ने धान खरीदी की तैयारी तेज कर दी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस बार 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीद की जाएगी। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में धान खरीदी केंद्र खोले जा रहे हैं। धान की खरीदी दिसंबर तक की जाएगी। जो भारत सरकार ने हमको लक्ष्य दिया है, इस लक्ष्य के सापेक्ष धान खरीद की जाती रही है और वर्तमान में 2023-24 के खरीफ फसल खरीद में जो MSP निर्धारित की गई है वो लगभग 2100 रुपये पर कुंटल जो है निर्धारित की गई है। तो ये सरकार की हमेशा सतत ये प्रयास रहता है कि किसानों को किसी भी प्रकार से फसल से संबंधित उसको कभी भी कहीं पे भी कम मूल्य ना मिले। एक स्टैंडर्ड अमाउंट उन्होंने तय किया है, तो उसी अमाउंट के तहत जो है यदि वो हमारे सरकारी क्रय केंद्र में बेचना चाहे वहाँ की स्वतंत्रता उनको मिलती है और वो प्राइवेट में इतने बेचना चाहे तो कोई उनका शोषण इस मूल्य के नीचे जो है वो नहीं कर पाए, उसको सुनिश्चित किया जाता है। तो ये कोशिश है कि लगातार किसानों को हम लोग स्ट्रेंथन करते रहे। तो आज हम लोगों ने भी जो है चावल खरीद के संदर्भ में बैठक रखी है और निश्चित रूप से उनके लिए कितने सहूलियत भरे क्रय केंद्र रह सकते हैं उसका निर्णय भी हम लोग करेंगे। तो ये कुल मिला के किसानों को कैसे फायदा हो और वो कैसे सशक्त हो, उनका शोषण ना हो, उसको हम लोग सुनिश्चित रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर रवाना हुए। बता दें कि इस दौरान सीएम धामी जनता को संबोधित करेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा में भी शामिल होंगे, जिसके बाद नवोदय विद्यालय मैदान खुरई और अबीना में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे। धामी ने कहा कि 20 सितंबर को झालावाड़ राजस्थान में निकलने वाली परिवर्तन यात्रा में करने के साथ ही वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। बताते हुए आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जितनी भी योजनाएं जो प्रारंभ की जाती हैं उन योजनाओं को जनहित में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में उनको क्रियान्वित किया जाए। पीएम श्री योजना इसका एक उदाहरण है। आज इसका शुभारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारे राज्य में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक कुल 141 स्कूल इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने, जिसके लिए भारत सरकार से जो धनराशि 72 करोड़ रुपए की है वह भी आदरणीय
शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको स्वीकृत हो गई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इस योजना के दूसरे चरण में भारत सरकार के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप 2804 विद्यालयों द्वारा जिसमें आवेदन किया गया था, जिसमें से सभी मानक पूर्ण करने वाले 1488 विद्यालयों को जनपद स्तर से निर्धारित समय सारणी के अनुरूप सत्यापित कर लिया गया है। HRDA की शहर और देहात क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन इसके बावजूद भूमाफिया और बिल्डरों के हौसले बुलंद हैं। पिछले दिनों HRDA ने भगवानपुर, नारसन और मंगलौर में अवैध कॉलोनी और भवनों को सील किया है। पर अगर बात करें रुड़की, भगवानपुर, मंगलौर और लंठोरा क्षेत्रों की, तो यहां अभी भी लगातार अवैध निर्माण जारी है। बहुत सी कॉलोनी तो हाई टेंशन तारों के नीचे ही काटी गई हैं। वहीं HRDA के सहायक अभियंता DS रावत ने कहा कि अवैध तरीके से बनी कॉलोनी भवन स्वामियों को नोटिस देकर सूचित भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसके लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि अवैध निर्माण करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। अनाधिकृत निर्माण करेगा, बिना स्वीकृत मानचित्र के जो अनियोजित विकास करेगा, उस पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मैं सभी से अपील करता हूं कि जो है अपना समय पर मानचित्र स्वीकृत करा लें, समन करा लें, और विशेष रूप से अनाधिकृत लेआउट और कॉलोनी वालों से विशेष रूप से अनुरोध कर रहा हूं कि अपना जो है उस प्लॉटिंग को जो भी आप कर रहे हैं उसको रेगुलाइज करा लें, और हम अगले हफ्ते से कुछ ही दिनों बाद हम जो है इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और युद्ध स्तर पर 23 सितंबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑडिटोरियम में यंग उत्तराखंड सीनियर अवार्ड 2023 का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के सिनेमा, संगीत और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें फीचर फिल्म कैटेगरी के तहत विभिन्न श्रेणियों में कलाकारों और संबंधित प्रतिष्ठानों को सिने अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस बार फीचर फिल्म और वीडियो, गीत संगीत के अलावा शॉर्ट फिल्म को भी शामिल किया गया है। यंग उत्तराखंड के महासचिव अनूप डोबरियाल का कहना है कि उत्तराखंड सिनेमा, संगीत जगत के कलाकारों के व्यापक प्रचार प्रसार में यंग उत्तराखंड अपनी विशेष भूमिका निभाता आ रहा है। यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2023 इस शो का 11वां संस्करण है। जैसा कि हम एक दशक अपना पार कर चुके हैं और दूसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं, इस साल खास ये है कि पहली बार उत्तराखंड की 5 फीचर फिल्म्स लोगों के समक्ष हुई और पहली बार वो यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड में नॉमिनेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। फीचर फिल्म्स के साथ साथ 9 शॉर्ट फिल्म्स इस साल नॉमिनेशंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके साथ ही म्यूज़िक वीडियो में जो बहुत शानदार काम आप देख रहे हैं, और उसमें से 200 से ज़्यादा सॉन्ग्स इस बार नॉमिनेशन कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड जैसा कि इस साल जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम दिल्ली में प्रस्तावित है, जो कि 2500 पैक्स का ऑडिटोरियम है। एक साथ कला को प्रेम करने वाले, साहित्य को समझने वाले और फिल्म और रंगमंच से जुड़े हुए लोग एक साथ जब जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में एकत्रित होते हैं तो ये एक बड़ा प्रतिष्ठित बात संस्था के लिए भी है और जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के लिए। हरिद्वार के रोशनाबाद विकास भवन सभागार में केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर आयोजित हुई समीक्षा बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही विभाग के किए गए कामों को विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। जिले के अधिकारियों कार्यक्षेत्र में जाकर साप्ताहिक सूची तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाकर समस्याओं का समाधान किया जा सके। जिन विभागों के पास बजट है, उन्होंने बजट को खर्च नहीं किया है, उनसे भी जानकारी दी गई है। समीक्षा करी उसमें मुख्यतः पीडब्ल्यूडी के पास जो धनराशि है उसके हिसाब से तो उसका व्यय नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, उसके क्रम में इस बार जो सप्लीमेंट्री बजट आया था उसमें भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के लिए। अभी बहुत अच्छा सीजन है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समय से वो टेंडरिंग करा दे और उस पर जो है प्रभावी कार्रवाई करे। तो अदरवाइज धनराशि की कोई भी कमी जो है इस बार किसी भी विभाग को नहीं है।
जनपद में जितनी भी योजनाएं हमारी चल रही हैं उनके बारे में वाकई में स्थलीय रूप से उनकी स्थिति क्या है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज जावलकर सर आए थे यहाँ पे, तो वो पूरी जनपद स्तरीय अधिकारियों की उन्होंने समीक्षा की है और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि विभाग और शासन के बीच में, खासकर उनके डिपार्टमेंटों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन गैप है उसको कैसे दूर करना है। उन्होंने कहा कि आप जिन योजनाओं में आपको शासन स्तर से धनराशि अवमुक्त होनी है वो उसके बारे में अपनी रिक्वेस्ट जल्दी से जल्दी भेजें। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पवेलियन द रिंग का 150 वर्षों का इतिहास रहा है। यह हॉल लकड़ी का बनाया गया था, लेकिन आग लगने से ऐतिहासिक रिंग हॉल का अध्याय समाप्त हो गया है। यहाँ पर दारा सिंह और किंग कॉन्ग के बीच कुश्ती का मुकाबला भी हुआ था। यहाँ से कई लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि यहाँ अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं होती थी और जब यहाँ पर सिनेमा हॉल नहीं थे तो इसका प्रयोग थिएटर के रूप में किया जाता था। उन्होंने कहा कि उन्हें इसका काफी दुख हो रहा है कि एक ऐतिहासिक धरोहर समाप्त हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।